जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का ये है पोर्शन। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा पोर्शन ख़त्म कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का अस्थमा एंड COPD। उसके बाद ये भी मतलब चैप्टर नंबर 2 का B वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। आज ये टारगेट डे का 5वां दिन है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आज अस्थमा देखेंगे और किसको देखेंगे, COPD को एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने अस्थमा के बारे में। अब अस्थमा क्या होता है, नाम से देखिए ऊपर लिखा है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब ऐसा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिए तब आप समझेंगे। ठीक है, क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, कहने का मतलब देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये हमारे पास नोज हो गया, नोज से हमारे पास ये विंड पाइप हो गया, विंड पाइप से तुम्हारे पास एक नली ऐसे जाती है। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर लंग्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लंग्स बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ये आपके सामने लंग्स हो गया। इसके अंदर कोई भी परेशानी होती है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, तो उस आदमी को हम क्या बोलते हैं कि उसको रिस्पायरेटरी, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वही चीज़ लिखा है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर क्या होता है। ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम में होती, सांस लेने में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक, तो ये आप समझें रिस्पायरेटरी। अब इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा अस्थमा एंड COPD। तो अस्थमा को पहले हम डिटेल में देखते हैं। अस्थमा क्या होती है, कहते हैं जब कोई थोड़ा सा खांसी ज़्यादा करता तो कहते लगता अस्थमा हो गया, बोलते हैं ना, कहते हैं टीबी आ गए हैं। टीबी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हमें क्या लिख रखा है, ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज ऑफ एयरवे। एयरवे मतलब जिससे हमारा हवा हमारे लंग्स तक अंदर तक जाता है, उस रास्ते को बोला जाता है। इन विच वेरिएबल पीरियोडिक यानी सिम्टम्स अकर्स along with the airflow obstruction pulmonary hyper responsiveness इज टर्म अस्थमा होती। कहने का मतलब अब क्या कह रखा है, ये हमारे पास एक तरह का क्रोनिक इन्फ्लामेशन बीमारी है जो क्या कर देती है, एयर वेव को, मतलब जो हमारे पास नोज से लेके लंग्स का रास्ता होता है उसको एयर वेव बोला जाता है। इन विच वेरिएबल पीरियोडिक सिम्टम, मतलब बहुत सारे वेरिएबल सिम्टम देखने को मिलते हैं। अकर्स एलॉन्ग विथ एयर फ्लो, जहाँ पर एयर का फ्लो होता है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कुछ रुकावट आती है। और ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो हमारे पास ब्रोंकियोल रीजन है। देखिए अब ये हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकियोल है, ये दो में डिवीजन होता है, सेकेंडरी आगे चल के ऐसे बहुत सारे डिवीजन होता है, टर्सरी क्वाड्री बोलते हैं। तो इसके अंदर जब तुम्हारे पास क्या हो जाता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस आ जाता है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है भैया, अस्थमा बोला जाता है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। तो उस कंडीशन में देखेंगे बार बार पेशेंट क्या करता है, खांसी आएगा। ठीक, तो उस कंडीशन को अस्थमा बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वेव लीड टू द रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ द, ठीक है, लिखा है वीजिंग, ब्रीथीनेस यानी ब्रीथनेस हो गया, ठीक है, ब्रीथलेसनेस हो गया, मतलब वो सही से सांस नहीं ले पाएगा। चेस्ट टाइटनेस मतलब उसके छाती पर थकावट की महसूस करेगा। और क्या होगा, कफनेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अस्थमा होने का चांस बनता है। कहने का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर वे, मतलब जो हमारा रास्ता है सांस लेने का, लीड टू इरिवर्सिबल एपिसोड। इरिवर्सिबल मतलब जैसे भी खांसी आती है ना, तो कुछ रुक के आती फिर बाद में आती, खुद रुक के आती फिर बाद में आती है। तो वही चीज़, अब वो चीज़ क्या क्या हो सकती है, वीजिंग, जैसे क्या होती है, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, मतलब सांस लेने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। चेस्ट टाइटनेस होगा, मतलब ये जो चेस्ट वाला रीजन है ये थोड़ा सा थकावट टाइप में महसूस करेगा, मतलब चेस्ट पेन मतलब होगा। और क्या होगा, कफिंग होगी। ठीक है, ये आपके सामने कफिंग होगी। तो ये सब कंडीशन भी अस्थमा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया अस्थमा के बारे में। अब यहाँ से हम टाइप देखते हैं क्या होता है। टाइप दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास एक्सट्रेंसिक होता है और एक इंट्रेंसिक। नाम से पता, एक्सट्रेंसिक मतलब
ऐसे कोई पार्टिकल जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं, जैसे धूल हो गया, पानी हो गया, कोई फूल का खुशबू हो गया, कोई भी खुशबू वगैरह देखते हैं कितने लोगों को पसंद नहीं होती है, तो वैसे होता है। दिस टाइप ऑफ अस्थमा अकर्स टू एलर्जन लाइक डस्ट हो गया, फीडर हो गया, फूड हो गया, पोलन हो गया, ईटीसी। दिस इज ड्यू टू द इम्यून मैकेनिज्म, यानी हाइपर सेंसिटिव, मतलब कोई पर्सन हो, ठीक, किसके पर से, ठीक है, यानी तुम्हारे पास जब देखो जो हमारे इम्यून सिस्टम होती है वो क्या कर देती है, इसमें हाइपर सेंसिटिव हो जाती है इसके प्रति, डस्ट के प्रति, फीडर के प्रति, फूड के प्रति, एलर्जन के प्रति, ये सब बाहर से हो रहा था, इसे क्या बोला जाता है, एक्सट्रेंसिक बोला जाता है, एक्सट्रेंसिक अस्थमा बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं अस्थमा, लिख दिया जाता है, ठीक। और एक इंट्रेंसिक अस्थमा हो जाता है आपके सामने। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस टाइप इज इनिशिएटेड बाय नॉन इम्यून मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, नॉन इम्यून मैकेनिज्म होता है, लाइक एयर पॉल्यूशन, कोल्ड एंड हीट होगा, जैसे कहते हैं अभी सर्द गर्म का मौसम है, हमें थोड़ा सा खांसी टाइप में आ रहा है, ठीक, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, सर्द गर्म का जब मौसम हो जाता है तो तुम्हारे पास क्या होता है, यानी इंट्रेंसिक अस्थमा हो जाता है, ठीक। एयर पॉल्यूशन मतलब जैसे अभी कहीं पर किस एरिया में देखेंगे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है तो उस समय बीमारी होने का चांस बढ़ सकता है। तो ये दो तरह के होते हैं। अब इटियोलॉजी आते हैं, ठीक है, यानी उनका एक्चुअल में कारण क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। कारण क्या हो सकता है, यानी अब देखिए एटियोलॉजी मतलब कारण होता है, ठीक। एयर पॉल्यूशन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एयर पॉल्यूशन एरिया में लंबे समय तक रह रहा है तो उसको भी क्या हो सकता है, अस्थमा होने का चांस बन सकता है। टोबैको स्मोक मतलब कोई पर्सन क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक, स्मोकिंग मतलब सुट्टा बार मार रहा है, उसके कंडीशन से हो सकता है। आउटडोर एलर्जन मतलब उस पर्सन को बाहर, यानी कहीं बाहर निकलेगा तो धूल से, ठीक है, धूल से, धक्कड़ से, और यानी कहीं हवा से, धुएं से, इन सबसे यदि होता तो आउटडोर एलर्जन से होता, उसके कारण से भी उन्हें अस्थमा होने का चांस बन सकता है। अब एक दो दिन जाएंगे तो नहीं, लंबे समय तक उसमें रहेंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। इरिटेंट, स्मोक, स्ट्रेट एंड कोल्ड, इससे भी इरिटेशन यदि होगा तब भी अस्थमा का चांस बन सकता है, ठीक। सम ड्रग्स जैसे एस्प्रिन ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये सब ड्रग्स जो तुम्हारे पास दवा जो होती है इसके कारण से भी आप लंबे समय तक ये सब दवा लेंगे तो अस्थमा का चांस बन सकता है, क्योंकि लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। इंडोर एलर्जन लाइक हाउस डस्ट, किसी किसी को घर के जो धूल होती है उससे दिक्कत होती है। माइट मतलब जो ऐसे जाला वगैरह लगाते हैं उससे दिक्कत होती है। परफ्यूम से दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को परफ्यूम सही से पसंद नहीं आता। तो ये सब जो तुम्हारे पास होती हैं ये कारण हो जाएगा किसके बारे में, अस्थमा का कारण हो सकता है, ठीक। अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। दो तरह से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहला देखा जाए ट्रीटमेंट आप अस्थमा यानी दो तरह से कर सकते हैं। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। बिना दवा का कैसे, कुछ बोलेंगे उन्हें सावधानियां रखने के लिए। जैसे क्या बोलेंगे, एवॉइड स्मोकिंग मतलब जो सुट्टा बाहर मार रहे हैं, ठीक है, सुट्टा मार रहे बोल देंगे भैया उसे आप छोड़ दीजिए, इससे हो सकता है। एवॉइड कॉजेज एलर्जी, जैसे पेट हो गया, पेट मतलब जो ऐसे जैसे आप घर में क्या करिए कोई ऐसा पेट बांध रखें जो एलर्जन का कारण बन रहा है तो उससे आपको एवॉइड करना। मोल्ड से, फूड स्टफ से, ये सब से आपको क्या कर देंगे, एलर्जी है तो इससे एवॉइड करना है। एवॉइड, ठीक। एयर पॉल्यूशन एरिया मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर एयर पॉल्यूशन है तो वहाँ पर आप रहबा न करिए, जैसे दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक। ये क्या हो गया। फिर क्या, एवॉइड एल्कोहल, यदि आप एल्कोहल ले रहे हैं तो उसको भी आपको एवॉइड करना है। स्मोक बर्न वेस्टेज मटेरियल मतलब ऐसे एरिया में नहीं रहना है, जैसे कुछ एरिया में नहीं होते हैं कि कुछ वो कचरा वचरा होता जला देता तो देखेंगे लंबे समय तक वो जलते रहता, उसका धुआं भी बहुत ख़राब होता है। तो लिखा स्मोक बर्न वेस्टेज मटेरियल, इसको भी क्या करना, आपको जलाना नहीं है। एवॉइड पब्लिक प्लेस मतलब ऐसे जगह पब्लिक प्लेस पे आपको नहीं जाना। कितने लोगों को नहीं होता पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो कोई सुरती ठोक दिया, कोई और कुछ एक्टिविटी कर दिया तो उससे भी क्या होता है, आपको एलर्जी रहे तो वहाँ पर अवॉइड करना है। यदि जाइए तो आप मास्क का प्रयोग करके लिख जाइए। ऑलवेज कवर हैंड चिप एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग मतलब आप जब छींकते हैं ना तो आपको क्या प्रयोग करना है, तौली प्रयोग करना है, हैंड चिप प्रयोग करना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का काम है। अब यहाँ से आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में,
ठीक। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास क्या क्या आते हैं यहाँ पर दिया गया। अब ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दवाओं से आपको ट्रीट करना रहेगा। कौन कौन सी है? इनहेलर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना है। इनहेलर जैसे अभी कोई पेशेंट देखेंगे ना तो ऐसे प्रयोग करता है, वो देखे होंगे आप, ठीक है, अब तुरंत बता देंगे आप, ठीक है, ऐसे करके देखे होंगे, इस शेप का रहता है, ठीक है, इस शेप का, वो अपने मुंह के अंदर लेके यहाँ पर पंपिंग करता है, तो उसे इनहेलर बोलते हैं। तो उसको इनहेलर यदि देंगे तभी वो ट्रीट सही कर सकता है। तो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे क्या होगा, फ्लूटिकासोन दे सकते हैं, मोमेटासोन दे सकते हैं और फुरोटान दे सकते हैं। मतलब ये सब ड्रग्स, ये सब दवाइयों का नाम है। इससे वो लोगों को क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ल्यूकोट्राइइन मोडिफाई, मतलब ल्यूकोट्राइइन मोडिफायर हो गया। अब ये नहीं याद रहेगा तो ये वाला मोन्टिला कास्ट दिया जाता है, मोन्टिलो कास्ट दिया जाता है और जेलीटोन दिया जाता है। ये सब जो दवा होती है अस्थमा में, अस्थमा एकदम से हायर कंडीशन में होती है तब अस्थमा बोला जाता है, ठीक। कभी बहुत सारे कहेंगे सर लिवोसिट्राजिन मोन्टिला कास्ट दिया जाता है बहुत सारे एलर्जन में, तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मोन्टिला कास्ट होगा। लॉन्ग एक्टिंग बीटा यानी एगोनोस्टिक होता है, जैसे तुम्हारे पास क्या हो रखा है, सल्मेटेरॉल दिया जाता है, सल्मेटेरॉल दिया जाता है। कुछ अदर ड्रग्स दवाइयाँ जैसे सल्बूटामॉल हो गया, अल्बुटेरॉल हो गया, फोर्मेटरॉल हो गया। तो ये सब जो दवाइयाँ होती हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगी इनके बारे में, ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगी यहाँ से, ठीक। तो ये हमने देखा टोटल हमारे पास जितना अस्थमा का, ठीक है, क्योंकि अस्थमा यदि आपको फार्माकोलॉजी में कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कारण देखना पड़ेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो हमने देखबा किया, उसके बाद तुम्हारे पास क्या देखा हमने, टोटल इसमें देखा जाए तो नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमने डिटेल में भी देखा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पेपर किस में पूछा गया था, 2024 के ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे प्लीज़ आप ध्यान से और पूरी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा था। उसमें पूछा था डिफाइन अस्थमा एन इटियोपैथोजेनेसिस, फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, दो तरह से किए हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई।